हेलो दोस्तों। हम सभी ने म्यूचुअल फंड का तो नाम सुना है, लेकिन उसमें निवेश करने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। कई लोग तो उसे सही जानकारी के अभाव में रिस्की समझ लेते हैं और ज़्यादातर लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। दोस्तों, आपने टीवी पर या इंटरनेट पर म्यूचुअल फंड के एड्स भी देखे होंगे। उसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं। क्या आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं? पैसा निवेश करने से पैसा तो बढ़ सकता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हमें निवेश कहाँ करना है और कैसे करना है। आज का ये वीडियो खास तौर से उन सभी लोगों के लिए है जो निवेश को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड कई इन्वेस्टर्स से एक फंड इकट्ठा करते हैं और सिक्योरिटीज़ के डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। ये प्रोफेशनल तरीके से मैनेज्ड फंड लोगों को स्टॉक, बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सहित डिफरेंट असेट्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका बताते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश तुरंत डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है और फंड की होल्डिंग रिस्क को कम करने में हेल्प करते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है, जो उन्हें नए और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांसपेरेंट और एक्सट्रीमली पॉपुलर बनाते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड होता है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सुरक्षित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड से आप न सिर्फ शेयर मार्केट में बल्कि गोल्ड पर भी निवेश कर सकते हैं। एएमसी एक फर्म होती है जो कई लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और इन्वेस्टर्स की ओर से अलग अलग स्कीम के थ्रू डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्स में इन्वेस्ट करती है। एक एएमसी के स्कीम प्रोसेस और मैनेजमेंट के फंड मैनेजरों को अपॉइंट किया जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट में स्पेशल होते हैं, जो पहले के निवेश के टारगेट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद मार्केट रिस्क और रिटर्न का प्रेडिक्शन किया जाता है। फिर गुड स्ट्रेटेजी का चयन किया जाता है। एएमसी के पास अपने फंड मैनेजरों की सहायता के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस की एक टीम भी होती है। फंड मैनेजरों को इन्वेस्टमेंट के गोल को अचीव करने के लिए पैसे को कहाँ, कब और कितना इन्वेस्ट करें, इससे रिलेटेड ज़रूरी डिसीजंस लेने होते हैं। एएमसी को म्यूचुअल फंड कंपनी या फंड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने आरओआई को देखा। ये समझ में आया कि अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना आरओआई मिल रहा है, हमारा पैसा कितना बढ़ना चाहिए। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारा पैसा 12 वर्ष प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है तो 12 वर्ष प्रति वर्ष की दर से हमें आरओआई भी मिलेगा। तो अगर 1 लाख रुपए कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा 1 लाख की जगह 1,22,02,000 रुपये हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक्स बातों को समझ लेना चाहिए। इससे आपको आपकी नीड्स, रिस्क और अकॉर्डिंग टू टारगेट इन्वेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट पर भी मार्केट के उतार चढ़ाव का असर रहता है, इसलिए अपने रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट का फैसला करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट बनाए रखने पर कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। आप चाहे तो किसी फंड में एक बार में इकट्ठे पैसे लगा दें। दूसरा तरीका होता है एसआईपी का, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें रेगुलर मंथली इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी के जरिए 100 रुपये से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आप हर महीने 1,000 रुपये बचाते हैं तो 10 साल में आपके पास 1.20 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अगर आपको इन पैसों पर ईयरली सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 7% इंटरेस्ट मिलता है तो आपके पैसे 1,28,400 रुपये तक हो जाएंगे। वहीं अगर आपको इन पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट 7% तक की रेट से 10 साल के बाद आपके पास 1.74 लाख रुपए हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल आपको उस इंटरेस्ट पे जो भी ब्याज मिलता है, जैसे पहले साल आपको कुल 12,000 रुपये तक 7% की दर से 840 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो अगले साल आपको 12,000 रुपये के अलावा 840 रुपये के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में निवेश करने से कंपाउंडिंग का फ़ायदा तो मिलता ही है। अगर फंड का एनएवी लगातार बढ़ता है तो एसआईपी के बजाय एक मुश्त निवेश ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों, एसआईपी को एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम और श्याम दोनों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दोनों ही एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि राम ने 20 साल की एज में 1000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की, जबकि श्याम ने ये फैसला 25 साल की उम्र में किया। बहरहाल दोनों अब 1000 रुपये पर मंथली निवेश लंबी अवधि के नज़रिए से करते हैं। उन्होंने 50 साल की उम्र तक ये निवेश जारी रखने का फैसला किया। अब कैलकुलेशन देखिए। म्यूचुअल फंड एसआईपी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट जारी रखने पर सालाना औसतन रिटर्न 12% रहा। एसआईपी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर राम की 1000 की मंथली एसआईपी 50 साल तक की उम्र तक यानी अगले 30 साल तक जारी रहती है और सालाना 12% रिटर्न रहता है, तो उसका अनुमानित फंड 35.29 लाख रुपए होगा। इसमें राम का टोटल इन्वेस्टमेंट 3.6 लाख रुपए और अनुमानित वेल्थ गेन 31.7 लाख रुपए होगा। वहीं दूसरी ओर श्याम की 1000 रुपये की एसआईपी भी 50 साल तक रहती है, तो 12% सालाना औसतन रिटर्न पर उसका अनुमानित फंड करीब 19 लाख रुपए होगा। इसमें श्याम का टोटल इन्वेस्ट 3 लाख रुपए और अनुमानित वेल्थ गेन 16 लाख रुपए होगा। यानी श्याम का अनुमानित फंड राम के मुकाबले करीब 16.29 लाख रुपए कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्याम ने निवेश की शुरुआत 5 साल के बाद की थी, जबकि दोनों के टोटल इन्वेस्टमेंट की रकम में महज 60,000 रुपये का अंतर था। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स को फंड की एएनवी के बेस पर यूनिट अलॉट की जाती है। म्यूचुअल फंड में एएनवी या नेट एसेट वैल्यू फंड पर शेयर प्राइस होता है। निवेशकों को उनके टोटल इन्वेस्टमेंट और फंड के एएनवी के बेस पर इकाइयाँ अलॉट की जाती है। एएनवी का कैलकुलेशन में फंड के टोटल प्रॉपर्टी मूल्य के बकाया शेयरों की संख्या से डिवाइड करना शामिल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर फंड टोटल प्रॉपर्टी प्राइस 1 करोड़ रुपए है, तो फंड में 1 लाख रुपए बकाया शेयर है, तो एएनवी टोटल प्रॉपर्टी को शेयर बकाया से डिवाइड किया जाता है, जो 100 रुपये के बराबर होती है। मतलब फंड की एएनवी 100 रुपये है। एएनवी का कैलकुलेशन रोज किया जाता है, इसलिए ये चेंज होता रहता है। पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज के प्रेजेंटेशन के बेस पर ऊपर या नीचे जा सकता है। एएनवी मार्केट की अस्थिरता से इफेक्टिव होता है। यदि निवेशक द्वारा यूनिट भुनाने के समय एएनवी प्राइस बढ़ जाता है तो कैपिटल गेन टू प्रॉफिट कहा जाएगा। इसी तरह अगर एएनवी वैल्यू कम हो जाती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। किसी फंड का एएनवी और इन्वेस्टर्स के पास यूनिट की नंबर डेटा होता है, जो सबसे कम यूज़ किया जाता है और इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक म्यूचुअल फंड इसके इन्वेस्टर्स द्वारा ग्रुपिंग रूप से निवेशित पैसे से बनता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक फंड लॉन्च किया जाता है। इसमें 1000 इन्वेस्टर्स ने 10-10 हज़ार रुपये लगाए हैं, तो टोटल फंड के पास मैनेजमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए हैं। केवल सर्विस के लिहाज से एक फंड को टोटल वैल्यू के बेस पर यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन भी होता है। आमतौर पे ये नंबर में होते हैं 10 रुपये। तो ऊपर के फंड में सभी निवेशकों के पास 1000 यूनिट है, तो फंड ने टोटल मिलाकर 10 लाख यूनिट जारी की है। जनरली एएनवी फंड की हर यूनिट की करंट वैल्यू होती है। इसे एग्जाम्पल में फंड मैनेजर ने 1 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक और बॉन्ड्स में निवेश की। शुरुआत में एएनवी था 10 रुपये, यानी 10 यूनिट की कीमत थी 10 रुपये। मान लेते हैं कि 1 साल के बाद इसी निवेश में अच्छा प्रदर्शन किया और 1 करोड़ रुपए बढ़कर 1.1 करोड़ रुपए हो जाता है। अब हर यूनिट की एएनवी हो गया 11 करोड़ को 10 लाख यूनिट से डिवाइड किया जाता है। हर इन्वेस्टर्स के पास 1000 यूनिट है और इन्वेस्ट की टोटल प्राइस बढ़कर के 11,000 रुपये हो गई है। यहाँ ये सिर्फ समझना आवश्यक नहीं है
कि टोटल प्रॉपर्टी में 10% का इजाफा हुआ है, इसलिए इन्वेस्टर्स को 10% का मुनाफा हुआ है। अगर फंड की स्टार्टिंग कीमत 100 रुपये होती है तो ANV 110 रुपये हो जाता है। अगर फेस वैल्यू 1 रुपये होती है तो ANV 1.10 रुपये हो जाता है। इसी बेस पर ANV में कितना फीसदी इजाफा हुआ है ये अहम होता है। रियलिटी नंबर की कोई खास मायने नहीं होते हैं। जब भी निवेशक को अपना पैसा लगाना होता है या फिर उसे भुनाना होता है तो वो नई यूनिट खरीदता है, फिर उसी टाइम ANV पर यूनिट को बेच भी देता है। कुछ कंडीशन में यूनिट को भुनाने के टाइम खर्च या ज़्यादा हो सकता है। कुछ फंड में टाइम इन्वेस्टमेंट को निकासी की छूट दी जाती है, जबकि कुछ फंड केवल निकालते टाइम उसकी परमिशन दी जाती है। जब फंड लॉन्च किया जाता है तो पहले से तय अवधि के बाद एक फंड समाप्त हो जाता है, तभी इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं और आगे भी बनाते रहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।